हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, और इससे पहले वाले क्लास के अंदर हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बहुत सारी बातें कर ली थी, और मेनली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या बोल सकता हूँ ऑर्गन्स के बारे में भी चर्चा कर ली थी। ठीक है, अब हमको क्या करना था, हमको ये देखना था कि आखिर स्पर्म की फॉर्मेशन हो कहाँ रही है। तो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है टेस्टिस के अंदर, तो मेनली आज हमको पढ़ना था टेस्टिस के बारे में। ठीक है, इसके पहले में तो हम लोगों ने पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देख लिया था। ओके, तो चलिए आज हम बात करेंगे टेस्टिस के बारे में। तो मैं टेस्टिस के बारे में स्टार्ट करता हूँ कहानी यहाँ से कि मेनली जो टेस्टिस होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है एक्चुअल में स्क्रोटम के अंदर। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा, स्क्रोटम के अंदर, है ना। तो आपको स्क्रोटम कुछ ऐसा नज़र आएगा, अगर आप देखेंगे तो ऐसे कुछ आपको स्क्रोटम नज़र आएगा। ठीक है, ये एक्चुअल में ये आपस में कनेक्टेड होती है। ठीक है, ऐसे, और ये एक सेप्टम बन जाता है यहाँ पे ऐसे करके, और इसके बीचों बीच क्या होता है आपका, इसके बीचों बीच ऐसे आपको मिलेगा क्या, टेस्टिस। ठीक है, अब मेनली ये जो देख पा रहे हो ये इसी को हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। लेकिन जो स्क्रोटम होता है एक्चुअल में सिंगल लेयर में नहीं होता है, कई सारी लेयर्स होती है इसके चारों ओर। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली बात तो स्क्रोटम जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो हमारे एब्डोमिनल से नीचे, यानी हमारे शरीर से नीचे थोड़ा सा पाया जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, थोड़ा सा कम टेम्परेचर में होता है। सीधा मतलब ये है कि हम ये जो देखिए स्क्रोटम नीचे है, दैट मीन्स टेस्टिस नीचे पाया जाएगा। टेस्टिस नीचे पाए जाने का सबसे प्रमुख कारण है कि स्पर्म का फॉर्मेशन, क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर हमको क्या चाहिए, कम चाहिए। अब मेनली क्या होता है कि जैसे हमारे बॉडी का जो भी टेम्परेचर है उस बॉडी टेम्परेचर से कितना टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मे भी हो सकता है मैंने पिछले क्लासेस के अंदर ऐसा बोल दिया हो कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बॉडी टेम्परेचर से इतना कम होना चाहिए। समझ में आ रहा है, यानी टेम्परेचर कम होना चाहिए। इतना टेम्परेचर कम रहेगा तभी जाके क्या हो पाएगा, तभी जाके स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाएगा। मतलब मेनली ये सीधा सीधा मतलब है कि उतने टेम्परेचर पे, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उतने टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, उससे थोड़ा सा कम चाहिए, ये कहने का मतलब है मेरे। क्लियर है। अब देखिए इस टेस्टिस को ये सभी व्यवस्थाएं प्रोवाइड करने के लिए इसके चारों ओर बहुत सारी प्रोटेक्टिंग कवरिंग लगी होती है। ठीक है, बहुत सारी क्या लगी होती है, कवरिंग लगी होती है। अब मेनली जो सबसे पहली कवरिंग आती है उसको समझिएगा। तो सबसे पहले अच्छा इसको भी पकड़ लेते हैं। मेनली देखिए ये स्क्रोटम आएगा और ये स्क्रोटम ऐसे कनेक्टेड होगा एब्डोमिनल पोर्शन से। किससे कनेक्टेड होगा, एब्डोमिनल पोर्शन से। और यहाँ पे देखिए एब्डोमिनल पोर्शन में 2 जगहों पे गैप होंगे। 2 जगहों पे क्या होंगे, गैप। इन गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इन गैप को हम लोग बोलते हैं इनग्यूनियल कैनाल। क्या बोलते हैं, इनग्यूनियल, ऐसे बोलिए, इनग्यूनियल कैनाल, इसको हम बोलते हैं इनग्यूनियल कैनाल। क्लियर है, आइए समझ में। ये गैप होते हैं, और इन गैप से एक मसल्स आती है। क्या आती है, मसल्स। मेनली यहाँ से एक मसल्स आएगी जो एक लेयर के रूप में इस टेस्टिस के चारों ओर मौजूद रहेगी। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये बाहरी लेयर तो स्क्रोटम की है। ओके, और मेनली इसके अंदर एक लेयर कैसी आएगी, तो सर ये एब्डोमिनल से होते हुए एक लेयर आएगी। क्लियर है। इस लेयर को हम लोग स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। और नॉर्मली इसका नाम जो है, इसका नाम है क्रीमास्टर। क्या नाम देते हैं, क्रीमास्टर। क्रीमास्टर यानी स्केलेटल मसल। ठीक है, क्लियर है। स्केलेटल मसल बस आप समझ सकते हो, स्केलेटल मसल क्रीमास्टर नाम की लेयर होती है। ठीक, पहले स्क्रोटम, उसके जस्ट बगल में क्या होती है, क्रीमास्टर नाम की लेयर होती है। ठीक है, अच्छा इस लेयर का काम क्या है, इस लेयर का काम है कि जब जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि मैंने अभी जस्ट बोला कि बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए। ठीक है, मेनली अगर हम बात करें चूंकि ये बॉडी से थोड़ा सा बाहर है, तो अगर मान लीजिए सपोज करिए ठंडी का समय आया, तो ठंडी के समय में तो टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा। तो बहुत लो हो जाएगा तो फिर इसको टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी। समझिए मेरी बात को, नॉर्मल डेज के अंदर तो इसको चाहिए क्या कि बॉडी का टेम्परेचर जो है उससे थोड़ा सा कम हो। ठीक है,
तो नॉर्मल डेज के अंदर तो ये काम चल जाता है, जैसे है वैसे सही है। लेकिन जब ठंडी आती है तो जितना टेम्परेचर मतलब कम, इतना ही कम होना चाहिए ना, लेकिन इससे भी ज़्यादा कम हो जाता है ठंडियों के दिनों में, ठीक है। तो फिर ये जो स्केलेटल मसल है वो क्या कर लेता है, इसको ऊपर की ओर खींच लेता है। क्या कर लेता है, खींच लेता है, जिससे इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। समझ आया? ठंडियों के दिनों में फिर से समझिएगा, ठंडियों के दिनों में क्या आएगा, जब मान लीजिए टेम्परेचर बहुत लो हो गया तो उस कंडीशन में जो क्या बोलते हैं यहाँ का टेस्टिस का जो टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, है ना। कितना कम होना चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो फिर इसको मेंटेन करने के लिए जो स्केलेटल मसल है क्या कर लेंगे, इनको खींच लेंगे, यानी क्रीम मास्टर की जो लेयर है वो क्या कर लेंगी, इसको खींच लेगी। और ये ध्यान देंगे यहाँ पे एब्डोमिनल पोर्शन से जाके क्या है, कनेक्टेड है। क्लियर है? अच्छा, एक बात, एक यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरी बात समझिएगा कि मेनली अब इसके चारों ओर मतलब जो स्क्रोटम है इसके अंदर एक और लेयर आएगी। कौन सी लेयर आएगी, मतलब मेनली इसको हम लोग एक्चुअल में डोरोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डार्टोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डार्टोस। यहाँ पे एक और लेयरिंग होगी, ये क्या होगी, एक और लेयरिंग होगी, और इसको हम लोग क्या नॉर्मली बोलते हैं, डार्टोस। अब ये क्या होती है, एकदम स्मूथ लेयर होती है। कैसी लेयर होती है, स्मूथ लेयर होती है। अब इसका काम क्या होता है, स्मूथ लेयर है और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डार्टोस। ठीक है, डार्टोस। इसका काम क्या है, तो एक्चुअल में वही काम करती है। जैसे ठंडियों के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, तो इसको क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है। ये ऊपर खींच रही होगी, कौन, क्रीम मास्टर, और ये क्या कर रही होगी, इसको सिकोड़ रही होगी। समझ में आ रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी, किसको, स्क्रोटम को, जिसके कारण टेस्टिस जो होंगे नज़दीक आ जाएंगे। वैसे भी ठंडियों के अंदर क्या होते हैं, नज़दीक रखा जाता है। समझ में आ रहा है ना, ताकि टेम्परेचर क्या रहे, मेंटेन हो पाए। जैसे आपको ठंडी लगती है तो आप पास आते हैं, आया ना, ताकि आपको क्या मिल सके, थर्मल एनर्जी मिल सके। मेनली यहाँ पे भी यही होगा। तो डार्टोस क्या करेगा, सिकोड़ के रखेगा, और क्रीम मास्टर इसको ऊपर की ओर खींच के रखेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये तो स्क्रोटम की कहानी थी। अब स्क्रोटम के अंदर एक टेस्टिस को हम पकड़े, मेनली एक टेस्टिस को पकड़े, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं टेस्टिस को। ये तो अभी तक लेयरिंग समझी, अब टेस्टिस को समझते हैं। ठीक है, अब अगर हम एक टेस्टिस को पकड़ते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें टेस्टिस की, तो चलिए एक टेस्टिस को भी समझते हैं। तो हमारे सामने है एक टेस्टिस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, ऐसे देखिएगा, बहुत सारे ऐसे क्या होंगे, खाने बने होंगे, जिनको हम लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोब। इस लोब को हम लोग नाम देते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, ये लगभग एक स्क्रोटम के अंदर अगर आप बात करोगे तो ले दे के 200 से 250 होते हैं। यानी ये जो खाने होते हैं कितने होते हैं, 200 से 250 लगभग होते हैं टेस्टिकुलर लोब। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने अभी तक स्क्रोटम मतलब टेस्टिस के चारों ओर की कहानी समझी, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने एक टेस्टिस को पकड़ा, अब उसके अंदर मैं देख रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। अब इसके अंदर मुझे ये पता चला कि इसके अंदर क्या है, बहुत सारे खाने हैं। क्या है, बहुत सारे खाने हैं। अब इन खाने को हम लोगों ने नाम दे दिया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्लियर है, ठीक। अब इसके अंदर भी कुछ इस तरीके की संरचनाएं पाई जाएंगी। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से संरचनाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी इन लोब्स के अंदर। ठीक है, क्लियर है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, एक्चुअल में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो किस में होता है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही होता है। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही क्या बनता है, स्पर्म बनता है। ठीक है, तो पहला टेस्टिस के अंदर लोब बहुत सारे हैं, इन लोब को टेस्टिकुलर लोब, उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब ये जब बनाएंगे तो ये सब बनाएंगे, है ना, तो बना के ये क्या करेंगे, सीक्रेट करेंगे, मतलब एक जगह इकट्ठा करेंगे। ये सर नो, तो इस पूरे पोर्शन में क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं, रेटे टेस्टिस। आप लोगों ने सुना भी होगा, है ना, रेटे टेस्टिस। क्लियर है।
लेटेड टेस्टिस। ठीक, अब यहाँ पे स्पर्म इकट्ठा हो गया। अब होता क्या है इसके बाद समझिएगा। इसके जस्ट बगल में आप जानते हैं कि ये टेस्टिस है, तो इसके जस्ट बगल में क्या कनेक्टेड होता है, इसके जस्ट बगल में एपिडिडाइमिस होता है ना, एपिडिडाइमिस। यहाँ पे नहीं लिख सकते हम लोग, यहाँ से ऊपर लेके आ जाते हैं, एपिडिडाइमिस। अब इस एपिडिडाइमिस के पास क्या करना है, इस स्पर्म को पहुंचाना है। ठीक है, तो इस स्पर्म को पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइप लगानी पड़ेगी, है ना। तो इस लेटेड टेस्टिस से पाइप लग जाती है। ठीक है, आइए समझ में। इस पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पाइप को हम लोग बोलते हैं वास इफ्रेंसिया। यहाँ पे देखेंगे वास इफ्रेंसिया, ठीक है ना, वास इफ्रेंसिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, एपिडिडाइमिस के अंदर क्या हो गया, स्पर्म हमारा पहुँच गया। ठीक है, अब एपिडिडाइमिस से हमको कहाँ पहुँचाना है, कहाँ पहुँचाना है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। आपको पता होगा यहाँ से, यहाँ की कहानी क्या है कि यहाँ से निकलता है, मतलब यहाँ पे जस्ट एपिडिडाइमिस होता है और एपिडिडाइमिस से एक क्या होती है, ट्यूब निकली होती है और जाती है कहाँ पे है, यूरिनरी ब्लैडर के पास, है ना। इसके पहले की संरचना तो आप जानते हो ना, है ना। तो यहाँ से फिर क्या निकल जाएगा, वास डिफरेंस, ये ट्यूब जाएगी, मतलब ये भी एक पाइप है, तो यहाँ से एक पाइप जाएगी और इसको हम लोग बोलेंगे वास डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है। देखिए नाम याद करना बहुत टफ नहीं है, अगर आप फंक्शनिंग पकड़ोगे तो आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, हमारा काम होता है पहली बार सोच समझ के, दूसरी बार रफली बनाना। तो पहले एक बार पुनः देख लेते हैं क्या हुआ। सबसे पहले स्क्रोटम की कहानी को समझा हम लोगों ने। तो स्क्रोटम की कहानी में हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारा टेस्टिस होता है, पहले हम टेस्टिस की बात करने जा रहे थे ना, तो इसलिए सबसे पहले टेस्टिस की पोजीशन को देखा, तो देखा स्क्रोटम के अंदर है। इस स्क्रोटम के साइड में बहुत सारी क्या है, वो लेयर है। उन लेयर्स को पकड़ा कि सबसे पहली लेयर तो इसकी क्या होगी, स्क्रोटम होगी, सबसे बाहरी लेयर, इसी को हम लोग स्क्रोटम बोल रहे हैं, या पूरे प्लेस को ही हम लोग स्क्रोटम बोल रहे हैं। ये पाउच के समान होता है हमारा स्क्रोटम, और इसके जस्ट अंदर एक लेयर लगी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीमास्टर, यानी स्केलेटल मसल्स होती हैं वो सब। ठीक है ना, उसकी लेयर है जो क्या करेगी, इसको ऊपर की ओर खींच के रखी रहेगी। ठीक है, ताकि कनेक्टेड रहे पूरा का पूरा। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद इसके पास एक और अंदर जो सबसे स्मूथ वाली लेयर है, जिसको हम लोग डार्टोस के नाम से जानते हैं, जो इसको सिकोड़ के रखेगी। ठीक है, अच्छा एक बात, दूसरी बात ये कि देखिए यहाँ पे जो गैप होता है, यहाँ पे जो एब्डोमिनल वाला पूरा कैनाल होता है, उस कैनाल में क्या होता है, गैप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनग्यूनल कैनाल। ठीक है ना, इसको याद रख लिया। फिर हम लोगों ने एक टेस्टिस को पकड़ा, टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लोब हैं, लगभग 200 से 250, इनको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नाम से जानते हैं। इनके अंदर क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जिनके अंदर क्या बनेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और उसके बाद फिर क्या है, इसके बाद अगर आप कहानी को समझोगे तो मेनली ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे आएगा, एक जगह इकट्ठा होगा, उस इकट्ठा वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेड टेस्टिस। और लेटेड टेस्टिस के बाद फिर कहाँ जाएगा, एपिडिडाइमस में, किसकी सहायता से, वास एफरेंसिया की सहायता से। और फिर एपिडिडाइमस के थ्रू ये एक पाइप लगी होगी जिसको बोलते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से चला जाएगा किसमें, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के रास्ते बाहर। ठीक है ना, यूरेथ्रा पेनिस फिर बाहर। क्लियर है, तो इस तरीके से कहानी चल रही होती है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब फिर भी हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे थे, स्पर्म का फॉर्मेशन, लेकिन अभी भी हम स्पर्म का फॉर्मेशन तो नहीं समझे हैं, हम तो सिर्फ इतना समझे कि टेस्टिस में कहाँ पे हो रहा है। यानी अब हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, है ना। तो हमको किसका क्रॉस सेक्शन देखना चाहिए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का। तो सबसे पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को देखेंगे। चलिए, तो अब हम देखेंगे किसके बारे में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में। तो मेनली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होता है, इसकी अगर हम संरचना बनाएं, मतलब इसको हम देखें, तो देखिए कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बड़ा ध्यान से, नज़रें थोड़ी सी भी हटेंगी तो समस्या हो जाएगी। तो मैंने इसकी संरचना रैंडमली जैसी हो सकती है बना दी है, हमको अंदर की कहानी देखनी है। अब ऐसा मैं एकदम स्क्वायर के फॉर्म में बनाऊंगा, रेक्टेंगल के फॉर्म में बनाऊंगा, ऐसा नहीं, आप बना सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी सर्कुलर फॉर्म में देती है ना, कि आप सर्कुलर बनाओ, अदरवाइज आप देख सकते हो किसकी संरचना कैसी है, तो उस अनुसार बनाएंगे। तो फिर समझ में आ रहा है, तो इसलिए हम लोग रैंडमली कोई भी ले सकते हैं, हमको क्रॉस सेक्शन से मतलब है। ओके, आप जो ये देख पा रहे हो, आखिर ये क्या देख रहे हो, एक्चुअल में आप देख रहे हो, ये जो आपने देखा है वो जानते हैं क्या है, इट इज़ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस। यस और नो, क्रॉस सेक्शन है ये। क्रॉस सेक्शन का मतलब कि मान लीजिए आपके सामने क्या आ गया, एक टेस्टिस आ गया आपके पास, और आप क्या करिए, उसको काट दीजिए, है ना, ऐसे काट दीजिए, तो साइड से जो व्यू नज़र आएगा ऐसे ही तो नज़र आएगा। कट करने के बाद अंदर से यही तो चीज़ें नज़र आएंगी, बस वही है, ये क्रॉस सेक्शन है। क्लियर है। मेरी जब हम यहाँ पे बैठेंगे तो देखेंगे, मतलब
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में सोचने बैठेंगे तो यहाँ से देखेंगे कहानी क्या चलती है। तो मेनली इसके अंदर जाओगे तो सबसे पहली चीज़ तो ये देख लो कि यहाँ पे कुछ आपको सेल नज़र आएंगे, ठीक है, कुछ स्पेशल सेल जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल, या इन्हीं को एक और नाम दिया जाता है इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स। क्लियर है? ये एक्चुअल में करते क्या है? तो इनका काम है सीक्रेट करना। क्या सीक्रेट करना? एंड्रोजन, यानी हार्मोन सीक्रेट करने का काम है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं? एंड्रोजन जैसी कोई चीज़, या सीधा सीधा मैं ऐसे स्टार से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या करेंगे? एंड्रोजन वगैरह रिलीज करेंगे। जैसे हमारे बॉडी के अंदर, मेल के बॉडी के अंदर, ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो जैसे टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है तो कहाँ पे होता है? यहीं से होता है, समझ में? हाँ, देखिए ये टेस्टोस्टेरोन जब रिलीज होगा तभी तो चीज़ें बदलेंगी। मेनली आप सबको पता है कि मेल के अंदर जब प्यूबर्टी एज आता है तब क्या बनना स्टार्ट होता है? तब स्पर्म बनना स्टार्ट होता है। और जब प्यूबर्टी एज आती है तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंज हो रहा होता है। हार्मोनल चेंज क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर क्या रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन, है ना। क्लियर है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है यही क्या करता है? एक्टिव करता है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। अगर हमारे बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं आएगा तो फिर स्पर्म भी क्या नहीं होगा? बनेगा नहीं। और स्पर्म नहीं बनेगा तो फिर उस कंडीशन में हम डीएक्टिवेट मान सकते हैं क्या? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। क्योंकि सबसे पहला रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए सबसे पहला जो इवेंट होगा वो क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन। अब ये बताइए, जब गैमेट बनेगा ही नहीं, गैमेट मतलब क्या है? स्पर्म ना। मेल के लिए तो गैमेट क्या होगा? स्पर्म। जब ये बताइए वो बनेगा ही नहीं तो फिर कहाँ से रिप्रोडक्टिव इवेंट स्टार्ट होगा? समझ में आ रहा है? तो ये बनता कब है? जब हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं? हार्मोन आते हैं। और कौन से हार्मोन स्पेशली? तो देखिए इसको हम एंड्रोजन नाम देते हैं, और ये एंड्रोजन हो गए। इसी एंड्रोजन को हम लोग एग्जाम्पल के रूप में क्या लिख सकते हैं? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है? क्या बोलेंगे हम लोग? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है? तो इसके बाद फिर इसके अंदर जाओगे, मतलब ये तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर हर जगह आपको ऐसे ही लीडिंग सेल्स नजर आएंगे और फिर आपको कुछ इस तरीके का क्रॉस सेक्शन नजर आएगा इसके अंदर। किसके अंदर? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ये हम किसका क्रॉस सेक्शन देखना है? CS ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक। अब मेनली अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से संरचनाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से आपको संरचनाएं देखने के लिए मिलेंगे। मेनली इन संरचनाओं में आप देख पा रहे होगे कि कई जगहों पे गैप है, कई जगहों पे चीज़ें मतलब अलग अलग टाइप से हैं। देखिए ये क्या है? ये इधर गैप है, फिर इधर अंदर गैप है, तो बहुत सारे गैप्स भी आपको क्या होंगे? नज़र आएंगे, ठीक है। खाली पोर्शन, गैप वाले पोर्शन ऐसे नज़र आएंगे। मेनली अगर हम बात करें इनकी, तो इनको जो हम बोलते हैं, मेनली ये जो दिख रहे होंगे आप लोग को, है ना, ये जो दिख रहा है क्रॉस सेक्शन। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा और सही तरीके से बनाते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो, अदरवाइज इसी में आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। मेनली आप जो है, एक सेकंड रखिए, हाँ, अब देखेंगे आप यहाँ पे ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ठीक है, ऐसे बना दीजिए, ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब मेनली इसमें जो होगा क्या होगा कि ये यहाँ पे फील्ड होंगे, ठीक है, फील्ड होंगे, और मतलब मेनली ये फील्ड होंगे सेल्स से। क्या, किससे फील्ड होंगे? सेल्स से, ठीक है, सेल्स से क्या होंगे? ये फील्ड होंगे। साइड में थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, मेनली ऐसे ही होंगे, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल्स। इनको हम नाम देते हैं सर्टोली सेल्स, ठीक है। और इसके अंदर मतलब मेनली अगर देखा जाए तो ये पूरे को हम लोग बोलते हैं, एक्चुअल में ये जो पूरा आपको फंक्शन नजर आ रहा है इसको हम लोग नाम देते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना, याद रखिएगा, स्पर्मेटोगोनिया,
स्पर्मेटोगोनिया। इसी स्पर्मेटोगोनिया के अंदर ही क्या बनता है, क्या बनता है, स्पर्म बनता है। समझ में आया? ये जो आपको दिख रहा है सर्टोली सेल है और यहीं पे आपके क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। ठीक है, और ये जो बीच वाला गैप आप देख पा रहे हो, ठीक है, इस पूरे गैप को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, इसको स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ये जो सेल्स हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स बोलते हैं, या नर्स सेल भी इनको आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, नर्स सेल, नर्स सेल। ठीक है, नर्स सेल भी बोल सकते हो। क्लियर है? और ये जहाँ पे मिल रहे हैं, देखिए मिल रहे हैं, है ना, ये सभी यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड है हर पॉइंट पे। तो ये जो कनेक्टेड पॉइंट है इसको हम लोग टाइट जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइट जंक्शन। बड़े अच्छे से समझिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइट जंक्शन। क्लियर है, हाँ या ना? बिल्कुल। तो इस तरीके की संरचना आपको एक किस में मिलेगी, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, एनसीईआरटी का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको क्या मिलेगा, बड़ा ही क्रिटिकल नज़र आएगा। मैं चाहूँगा आपको एनसीईआरटी का एक बार स्ट्रक्चर दिखाना। तो मेनली अगर आप इस एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर देख पाओगे तो नॉर्मली आपको ऐसा नज़र आएगा, देख पा रहे होंगे आप, दिखा, दिख रहा है? अब इसमें आप बड़ा कंफ्यूज रहेंगे कैसे आप पकड़ेंगे। देखिए बीच में सब के सब क्या है, स्पर्म है, आप देख पा रहे होंगे, दिख रहा है? सब क्या है, स्पर्म है, ये सब स्पर्म का स्ट्रक्चर है, दिख रहा है, दिख रहा है ना इसमें? ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेनली। ठीक, देखिए, चलिए अच्छी बात है कि आपको समझ में आ गया। तो मेनली एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया। अब मेनली अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे बस डॉटेड पॉइंट से बता दिया कि यहाँ पे क्या बन रहे हैं, स्पर्म बन रहे हैं। ठीक है, बाकी चारों ओर क्या है देख पा रहे होंगे। इस लाइन से मैं ज़्यादा बेटर समझा देता हूँ। एक काम करता हूँ क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, इससे मैं समझाता हूँ। ठीक है, मेनली आप यहाँ से पकड़िएगा, कनेक्ट करिएगा। एक सेकेंड रुक जाइएगा। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो मेनली ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की कहानी ही चल रही है। ठीक है ना, ये पूरा स्पर्मेटोगोनिया है जिसमें आप देख पा रहे होंगे पूरा। ठीक है, इसमें ये जो आपको डॉटेड पॉइंट मिल रहे हैं ये सब के सब क्या हैं, तो ये सब के सब यहाँ पे नर्व सेल हैं। क्या है, नर्व सेल है, या इनको सर्टोली सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसी में कुछ लीडिंग सेल या इंटरस्टीलियर सेल भी इसी में बीच बीच में आपको नजर आएंगे। ठीक है, ब्लैक एंड पॉइंट में। और बाकी जो बीच में आपको जगह मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे है पूरा का पूरा, जिसको आप देख पा रहे होंगे खाली पॉइंट्स पे क्या स्पर्म है कि नहीं है, ये खाली पॉइंट्स पे क्या है, स्पर्म है। देखिए यहाँ पे तो आपको अच्छे तरीके से स्पर्म नजर भी आ रहे होंगे। तो ये क्या है आपका स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटोगोनिया का पोर्शन। ठीक है ना, मेनली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से भी कनेक्ट कर लेना है, अदरवाइज वहाँ से भी आप समझ सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, क्लियर है? अब आपके मन में जो क्वेश्चन उठना चाहिए वो ये उठना चाहिए कि एक बात बताइए, जैसा कि मैंने बोला कि ये सभी काम तभी करेंगे, ये सभी काम तभी करेंगे जब क्या स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट होगा, हार्मोन का बन रहा है, यानी एंड्रोजन बनेगा। यानी ये लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल क्या करेंगे, टेस्टोस्टेरोन को बनाएंगे। क्लियर है? अगर वो नहीं बनेगा तो ये काम नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन आता है कि आखिर जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे कि हमको पता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन तभी स्टार्ट होगा जब हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन रिलीज होगा। या सब छोड़ो यार, स्पर्म जब रिलीज हो रहा है या स्पर्म जब बन रहा है, तो आखिर स्पर्म बनाने के लिए कहेगा कौन? तो बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन कहेगा, लेकिन टेस्टोस्टेरोन कब रिलीज हो रहा है ये कौन कंट्रोल कर रहा है? हाँ या ना? मतलब ये देखो, लीडिंग सेल क्या बनाएंगे, टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे, तो आखिर ये कह कौन रहा है बनाने के लिए इनको? और काहे आखिर ये शुरू से नहीं बन रहा है? शुरू से क्यों नहीं बन रहा है? 13 साल के बाद क्यों बन रहे हैं? तो आखिर 13 साल के बाद से क्या ऐसा हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर कि ये बनना स्टार्ट हो रहा है ना? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर अगर पत्ता भी हिल रहा है, जैसे होता है ना धरती पे कोई पत्ता भी हिल रहा है, तो उसका कारण क्या होगा? भगवान। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी हो रहा है तो उसका कारण कौन है? ब्रेन। ब्रेन सब करवा रहा है। समझ में आया? ब्रेन कॉज, मतलब ब्रेन ही क्या बनता है, कॉज बनता है इन सभी चीज़ों का।
एक्चुअल में इन सब पे कंट्रोल किसका है? ब्रेन का है। ब्रेन ने 12 से 13 साल की उम्र में या 13 से 14 साल जब भी है, तो उस प्यूबर्टी के एज में हमारे क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल को इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम क्या बनाओ, स्पर्म सेल बनाओ। समझ में आया? अगर स्पर्म सेल बनाने के लिए ब्रेन ने नहीं बोला होता तो ये नहीं बनाते। ठीक है, अब ब्रेन के कौन से फंक्शन में कैसा, मतलब सॉरी, ब्रेन में कहाँ से हो रहा है भाई? ब्रेन भी तो कई सारे पार्ट्स हैं और कई सारे उसके अंदर ग्लैंड्स हैं, तो उसमें कौन करवा रहा है? तो देखिएगा, इस पूरी कहानी का जो मतलब इस पूरी कहानी का जो जिम्मेदारी लेता है वो है हमारे पास ब्रेन का एक ग्लैंड जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है इसकी इस पूरे काम काज की जिम्मेदारी लिए हुए है। ठीक है, मेनली आप सबको पता है ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो ब्रेन जो होता है हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है ना। एक तो सेरिब्रम है जो सबसे बड़ा पार्ट है, बीच में मेडुला है, और तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे सेरिब्रम बोलते हैं उसको। एक तो क्या बोलते हैं, एक को सेरिब्रम बोलते हैं और एक क्या है, सॉरी सेरिबेलम बोलते हैं एक्चुअल में। ठीक है ना, सेरिबेलम बोलते हैं। और बीच में क्या होता है? मेडुला। उससे हमारा लेना देना नहीं है, मेन पार्ट है हमारा ग्लैंड। ठीक है ना, तो ग्लैंड जो होता है उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करता है? एक हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, क्या करता है? हार्मोन रिलीज करता है। उस हार्मोन के द्वारा यहाँ पे लीडिंग सेल को इंस्ट्रक्शन मिलता है। ठीक है, अब मेनली क्वेश्चन आता है कि आखिर वो कौन सा हार्मोन होता है कि नहीं है? अगर आपको ये नहीं पता रहेगा तो फिर दिक्कत होगी ना। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक रिलीज करता है कौन? हाइपोथैलेमस। ये आता है कहाँ पे? लीडिंग सेल के पास। और उसके बाद क्या होता है? ये लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन बनाता है। फिर ये टेस्टोस्टेरोन कहाँ जाता है? जाता है स्पर्मेटोगोनिया में। समझ में आया? और फिर यहाँ पे क्या बनना स्टार्ट हो जाता है? स्पर्म। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, अब ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो कहाँ से निकल रहा है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे आप बात करोगे तो एक और क्या बोलते हैं ग्लैंड लगा हुआ है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हिंदी में बोलते हैं इसको पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो नॉर्मली आप इसका नाम सुने होंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो दो होते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो क्या करते हैं? इस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यानी 2 अलग अलग हार्मोन में रिलीज करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी मैं जितनी बातें हैं सब बताऊंगा, पहले लिख दूंगा। पहले मैं आपको चाहता हूँ समझिए, आप कनेक्ट करिए। मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गेम खत्म। हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया, यहाँ तक पहुंच गया, काम खत्म। लेकिन याद रखिएगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी 2 पार्ट में चला जाता है ना। मतलब 2 नए हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ने उसको क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया, यानी 2 नए हार्मोन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब वो कौन कौन से थे? तो एक है LH और एक है FSH। LH को एक और नाम दिया जाता है ICSH। अब जितना भी बोला मैंने, अब सब ऊपर जाना स्टार्ट हो गया होगा, इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं सब लिखवा दूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये पूरा कहानी समझ लिया होगा, अंदर की कहानी, कहाँ पे क्या बन रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। जब थोड़ा सा हम वीडियो को मतलब पूरा समझ लेंगे एक बार, तो फिर हम लोग एक एनिमेटेड वीडियो लेके आएंगे। उस एनिमेटेड वीडियो में जितना पढ़ा है वो सब 1 सेकंड के अंदर खत्म, मतलब सब समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल का काम क्या है इस पूरी क्लास में? नाम याद करना, काम याद करना। ठीक है, प्रोसेस याद कर लेना। फिर हम एक बार जब देख लेंगे तो सभी चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी, काम खत्म अपना। क्लियर है? मेरी राइटिंग और मेरे ड्राइंग पे मत जाइएगा, चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर दूंगा, गलत नहीं होंगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मिटाना चाहूँगा, फिर स्टार्ट करना चाहूँगा। चलिए देखिएगा, तो मेनली हम सबसे पहले ब्रेन को पकड़ते हैं। एपिडिडाइमिस का काम खत्म, पहले हटा देते हैं इसको। ये रहा ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट हैं मेनली। पार्ट में बस याद रखिएगा कि इधर क्या होता है? सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम होता है, मेडुला आता है, फिर सेरिबेलम होता है। ठीक है ना, सेरिब्लम होता है मेनली। अब इस सेरिब्रम के अंदर ही हमारे पास ऐसे कुछ पाया जाएगा, हाइपोथैलेमस। क्या पाया जाएगा? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस। थैलेमस आप समझ गए? ठीक, हाइपोथैलेमस है। ये एक ग्लैंड है। ये क्या रिलीज करेगा? GnRH। और इसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो इस तरीके से
क्या मिलेंगे आपको, 2 और ग्लैंड मिलेंगे जिनको हम क्या बोलेंगे, प्यूटेटरी ग्लैंड। बता रहा हूँ मैं, प्यूटेटरी ग्लैंड। मिली ग्लैंड का काम ही क्या है, ग्लैंड क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं, हार्मोन बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं। तो ये हार्मोन बना रहा है, ठीक है, हार्मोन। तो ये क्या हाइपोथैलेमस कौन सा बना रहा है, GnRH। GnRH का मतलब होगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग। देखिए GN से आप गोनाडोट्रोपिन समझ लीजिए, R से रिलीजिंग और H से हार्मोन, ठीक है, H से हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर उसके जस्ट नीचे क्या है हमारे पास, उसके जस्ट नीचे है हमारे पास प्यूटेटरी ग्लैंड। ये क्या करेगा, इस GnRH को 2 पार्ट में डिवाइडेड कर देगा, ठीक है, 2 पार्ट मतलब यहाँ तक आते आते ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मैं ऐसे आपको याद कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो आ जाएगा आपके सामने LH, या इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ICSH, ठीक है। LH बोलो या ICSH बोलो, बात एक ही है। LH का मतलब होगा यहाँ पे, ध्यान देंगे, एक काम करता हूँ, पहले ऐसे साइड में कहीं लिखता हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आए। LH का मतलब होगा, यहाँ पे देखेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। या ICSH का मतलब क्या होगा, ICSH तो वो होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एस से तो हार्मोन ही होगा, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिखाई दे रहा है, पहले ये देख लीजिए, दिखाई दे रहा है ना, साफ साफ दिखाई देना चाहिए, ठीक। तो ये एक LH हो गया और एक ICSH हो गया। फिर एक और निकलता है हार्मोन FSH, ठीक है। अब FSH को कहाँ लिखा जाए, तो FSH को यहाँ पे लिख देते हैं। अब ग्लैंड समझ गए, हार्मोन रिलीज करता है, तो मेनली FSH को समझ लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे FSH, या यहीं से ले लेते हैं हम लोग। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, हार्मोन। क्लियर है, ये FSH बड़ा काम करता है और ये भी बड़ा काम करता है। तो मेनली होता क्या है कि ये जो ICSH है, ये आता है लीडिंग सेल के पास और कहता है बेटा तुम क्या बनाओ, टेस्टोस्टेरॉन। समझ में आ रहा है ना, कौन, ICSH, नाम में लिखा गया है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेट करवा रहा है, एक्ट करवा रहा है। स्टिमुलेट मतलब एक्ट करवाना, रिएक्ट करवाना, यही है ना। आप पढ़े होंगे ब्रेन के कंडीशन में स्टिमुलाई, ठीक है ना। तो मेनली आप यहाँ से समझिए, स्टिमुलेट करवा रहा है, उसको एक्ट करवा रहा है कि तुम क्या करो, क्या बनाओ, एंड्रोजन बनाओ, क्योंकि लीडिंग सेल इसीलिए तो बैठे हैं। तब ये क्या करेंगे, ये बनाएंगे टेस्टोस्टेरॉन, और फिर ये टेस्टोस्टेरॉन को कहाँ भेज देंगे, यहाँ पे भेज दिए, स्पर्मेटोगोनिया में। तो स्पर्मेटोगोनिया में क्या चला गया, टेस्टोस्टेरॉन चला गया, टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन। देखो टेस्टोस्टेरॉन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन। ये चला गया स्पर्मेटोगोनिया में, अब यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया। अब मेनली हो क्या रहा है, ध्यान देना, ये जो है क्या, टेस्टोस्टेरॉन जब जाता है उधर, तो ऐसा नहीं कि वहीं पे रुकता है, ये चाहता है कि मैं क्या हो जाऊं, इस स्पर्मेटोगोनिया से बाहर आ जाऊं। समझ में आ रहा है। तो फिर उस कंडीशन में क्या लेके आया जाता है, कौन सा हार्मोन आता है, FSH। आया समझ में। FSH क्या कर रहा है, तो ये जो एंड्रोजन यानी जो टेस्टोस्टेरॉन गया है, इसको बाइंड करने का काम करता है, रोक के रखता है इन नर्व्स, क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर रोक के रखता है, क्योंकि जब तक टेस्टोस्टेरॉन रहेगा तब तक क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। और ये जो नर्व सेल हैं, यही इसको क्या करती हैं, रोक के रखती हैं। एक्चुअल में कहाँ जाते हैं ये सब एक्चुअल में सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स के अंदर जाते हैं। अच्छा, नर्व सेल करती क्या, जो स्पर्म बन रहा है उनको, अच्छा मेनली आप नर्स के बारे में जानते हैं, नर्स नाम जो है, तो नर्स आपको मेडिकल फील्ड में दिखाई देती हैं। तो नर्स क्या करती हैं, नर्स मेनली अगर जो भी है मरीज पेशेंट गया है तो उसकी देखभाल करती है। नर्स का काम ये है ना। डॉक्टर का काम है ट्रीटमेंट करना, मतलब डॉक्टर का काम है आपको एडवाइस देना, ये करना वो करना, लेकिन नर्स जो होती है उस डॉक्टर के जो स्पेसिफिकेशन है या जो प्रिस्क्रिप्शन है उनको फॉलो करवाना। इन ले दे के हमारी देखभाल करने के लिए नर्स रखी गई है, ताकि हमको कोई भी असुविधा ना हो। सीधा सीधा मतलब है कि हमारी हर कमी को पूरा करती है वो। वैसे यहाँ भी ये नर्स सेल है, जब स्पर्म बनेगा तो उसको न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, या उनको देखभाल करने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तो उनको देखभाल करती हैं ये नर्स सेल्स या सर्टोली सेल्स। क्लियर है।
तो ये क्या गया, ये FSH। FSH क्या करता है, एंड्रोजन को बांध के रख देता है, एंड्रोजन को बांध के रख देता है। अब मैंने देखो यार यहाँ पे एंड्रोजन लिखा है, फिर एग्जाम्पल में टेस्टोस्टेरोन लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे कई सारे निकलेंगे। मैं एक मेन पकड़ के लेके चल रहा हूँ, समझ में आया नहीं आया। टेस्टोस्टेरोन मेनली यही होता है, एंड्रोजन मतलब कई सारे हार्मोन निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मैंने मेन लिया है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। फिगर थोड़ा सा धूमिल होगा बट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। तो FSH क्या करता है, एंड्रोजन को बांध के रखता है, इसलिए इसको हम लोग एंड्रोजन बाइंडिंग हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग हार्मोन। और ICSH क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये इनको स्टिमुलेट कराने का काम कर रहा है। मेनली यही FSH बाद में फीमेल के अंदर जब देखोगे तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है उसको भी कंट्रोल करने का काम FSH करवा रहा होता है, ठीक है ना। तो FSH बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चों के अंदर बहुत कम बनता है शुरुआती दौर में, जब तक प्यूबर्टी एज ना आ जाए तब तक तो बहुत कम होता है। मेल के अंदर एंड्रोजन की बाइंडिंग करवा रहा है, और फीमेल के अंदर क्या करेगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। कौन, FSH। बाकी ICSH का काम तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। क्या इसमें कोई दुविधा है तो बताइए, नहीं है ना। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन 2 पार्ट में डिवाइडेड हुआ, ये हुआ वो हुआ, आखिर कैसे एंड्रोजन निकले ये समझ में आ गया। अब मेरे लिए एक बात और समझिएगा, ऐसा नहीं कि एंड्रोजन निकल के सिर्फ यहीं पे जाएगा, इसके जस्ट बगल में, इसके जस्ट बगल में, क्योंकि देखो दुनिया का कोई भी कोना हो, शरीर का, शरीर एक दुनिया है, और उस दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा हो नहीं सकता कि ब्लड ना जाए, समझ में आया। तो ब्लड जरूर जाएगा, और ब्लड जाएगा तो ये जो टेस्टेरोन जब रिलीज हो रहा है तो जो कहाँ जा रहा है, स्पर्मेटोगोनिया में, फिर वही टेस्टेरोन कहाँ चला जाएगा, ब्लड में। कहाँ चला जाएगा, ब्लड में। और ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड उसी टेस्टेरोन को सभी जगहों पे क्या कर देगा, पहुंचा देगा, ताकि क्या हो, हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या आ जाए, चेंज आए। चेंज इसलिए लाया जाता है ताकि हम उस लायक बन पाएँ, समझ में आया कि नहीं आया, ताकि हम उस स्पर्म को हैंडल कर पाएँ, इसलिए हमारे बॉडी के अंदर वो चेंजेस आते हैं, ठीक है। अदरवाइज देखिए, मेनली स्पर्म जब हमारे बॉडी के अंदर आ जाएगा, मतलब मेल के बॉडी के अंदर आ जाएगा, तो क्या होगा कि उसको कठोर बनना पड़ेगा मेनली, क्योंकि अगर उसका स्पर्म, अगर मान लीजिए आप बहुत वीक हैं, बहुत कमज़ोर हैं या बहुत सॉफ्ट है, तो उस कंडीशन में आपका जो स्पर्म है उस चीज़ को नहीं झेल पाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए आपकी बॉडी क्या होती है, स्ट्रिक्ट हो जाती है, दैट मीन्स रफ हो जाती है। आप देखते हैं ज़्यादातर चीज़ें बदल जाती हैं, और कारण क्या है कि स्पर्म को सेफ रखना, समझ में आया ना। तो स्पर्म को रखने लायक हमारी बॉडी तभी बनेगी जब हमारी पूरे बॉडी के अंदर चेंज आता है, ठीक है। और वो चेंज का कारण है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ तो देखते हैं पूरे बॉडी के अंदर ब्लड, देखिए कहाँ से हो रहा है, कहानी समझ में आ रहा है ना। टेस्टिस के अंदर लीडिंग सेल इन्होंने बनाया है, और वही बनाने के बाद इन्होंने कहाँ भेज दिया, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर, जहाँ से स्पर्म बनना स्टार्ट हुआ, और इधर क्या हुआ, ब्लड में चला गया, तो ब्लड ने पूरे बॉडी के अंदर पहुंचा दिया टेस्टोस्टेरोन को। और इस टेस्टोस्टेरोन को पाते ही जितने भी अलग अलग तरीके के ऑर्गन थे वो क्या हो गए, अपने आप में चेंज लाते हैं, समझ में आया ना। जैसे हमारी आवाज़ क्या हो जाती है, बदल जाती है, मेल की दाढ़ी मूंछ आने लगता है कि नहीं है। तो ये सब कारण क्या है, टेस्टोस्टेरोन को, क्लियर है। जो एक सिम्टम होता है कि भैया देखो दाढ़ी मूंछ बन रही है, आवाज़ मोटी हो गई है, तो इसका कारण क्या है, इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो चुका है, दैट मीन्स स्पर्म बनना स्टार्ट हो चुका है। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो पूरी कहानी मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको समझा पाऊँ, और आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। लेकिन अभी देखिए, ये यहाँ तक तो कहानी चलती है, मतलब ये कहानी यहाँ तक आप लोगों ने समझी, अच्छी बात है। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं होती है, मतलब अभी तक तो ठीक था कि हमारा एंड्रोजन बनेगा, टेस्टोस्टेरोन आया, तो ये टेस्टोस्टेरोन की भी बनने की भी क्या होगी, एक कहानी होगी ना, एक लिमिट होगी। अब सपोज करिए आवश्यकता से अधिक बनने लगा, तो फिर क्या हो जाएगा, हार्मोनल डिसऑर्डर आ जाएगा हमारे बॉडी के अंदर। डिसऑर्डर ना आए तो इसलिए फिर से क्या होता है, रिवर्स, या उसी को हम लोग नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक। तो फिर ये जो क्या बोलते हैं, ये जो मतलब टेस्टोस्टेरोन है, ये कहाँ पहुँचेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। सीधा मतलब समझो कि कहाँ पहुँचेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, या सीधा सीधा वहाँ से समझो, ऐसे समझ लो GnRH क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस के पास। फिर से ये क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि अब जो बना हुआ है उसको क्या कर दीजिए। अब देखो जैसे एंड्रोजन की संख्या बढ़ गई तो ये ब्लड के रास्ते कहाँ पहुँच जाएंगे, हाइपोथैलेमस के पास, और हाइपोथैलेमस के पास जाके इंडिकेशन दे देंगे कि इसका मतलब ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, समझ में आ रहा है। तो वहाँ पे GnRH को रोकने का प्रयास किया जाएगा, समझ में आ रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग निगेटिव फीडबैक कहते हैं। क्या बोलते हैं, निगेटिव फीडबैक। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, क्लियर है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मेनली हम यहाँ पे ये चीज़ लिख देते हैं कि जो LH है तो
सॉरी LH या ICSH होता है, वो क्या करता है, तो वो एक्चुअल में एंड्रोजन कह रहा हूँ, ये कहाँ जाता है, लीडिंग सेल के पास, ये कहाँ जाएगा, लीडिंग सेल के पास, और लीडिंग सेल से क्या निकलवा देगा भैया, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। और FSH कहाँ जाएगा, FSH जाएगा स्टोली में, सॉरी सर्टोली में, हाँ है ना, सर्टोली के पास जाएगा, और ये क्या करता है, एक्चुअल में एंड्रोजन को बाइंड करने का काम करता है ना, तो एंड्रोजन बाइंडिंग हार्मोन है ये, आई होप समझ में आ गया होगा, एंड्रोजन बाइंडिंग हार्मोन, ठीक है। तो इस तरीके से कहानी चल रही होती है। मैं चाह के भी साफ नहीं लिख सकता, एंड्रोजन बाइंडिंग हार्मोन, क्लियर है, ठीक है, साफ आ रहा है ना। थोड़ा बायोलॉजी में कचड़ा हो जाता है क्योंकि बहुत सारे क्या बनाने पड़ते हैं, डायग्राम और लेबलिंग के चक्कर में कचड़ा हो जाता है मेरा, फिर भी काम चलने लायक है। कोई बच्चा यदि देख रहा है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, चलिए ठीक है। तो आई होप आप लोगों को स्पर्म का फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा कि कैसे हो रहा है, ब्रेन कैसे उस पर कंट्रोल कर रहा है, क्लियर है, चलिए अच्छी बात है। अब हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टॉपिक बचता है वो ये बचता है कि अब जितने भी ऑर्गन है, क्योंकि सबका लेबलिंग हमको समझ में आ गया, कौन कहाँ कहाँ ये सब समझ में आ गया, तो हमारे पास जो दूसरा कॉन्सेप्ट नज़र आता है या दूसरा टॉपिक नज़र आता है वो ये आता है कि जो बचे हैं उनका काम देखा जाए। ऐसे तो समझ लिया है, लेकिन एक बार रैंडमली काम देखना ज़रूरी है ना। तो मैं चाहूँगा कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, उसको 5 मिनट के लिए रिवाइज कर लिया जाए, या इस क्लास को ये पढ़ाने दिया जाए, जब नेक्स्ट क्लास में आया जाए तो पहले पूरा रिवाइज कर लिया जाए, वहाँ पे फिर हम लोग क्या करें, फिर स्टार्ट करें उसके वर्क को, ठीक है। फिर वर्क देख लेंगे तो फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म। तो एक क्लास और दे देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, अदरवाइज हम फिर करेंगे तो सब कचड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग रिविज़न के साथ काम को देख लेंगे और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ख़त्म कर देंगे। इतना आसानी से नहीं ख़त्म होगा, अभी केवल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है, समझ में आया ना। अभी रिप्रोडक्टिव इवेंट का पहला पोर्शन आप खत्म करेंगे, केवल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाएंगे, वहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन देखेंगे। तो पहला इवेंट तब खत्म होगा, दोनों में देखना है ना, मेल में भी और फीमेल में भी, तो तब पहला प्रोसीजर या पहला इवेंट खत्म होगा। फिर सेकेंड स्टेप में जाएंगे, इंसेमिनेशन में जाएंगे, दोनों में देखेंगे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर थर्ड इवेंट में जाएंगे, तब जाके ऐसे चलते जाएगा। टोटल कितने हैं, 10 है ना, 10 या 9 है समथिंग इवेंट, है ना। तो 9 इवेंट को जब देख लेंगे तब जाके आपको पूरा रिप्रोडक्शन ह्यूमन का समझ में आएगा, क्लियर है। तो अभी तो हम पहले स्टेप के आधे पे पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि अभी हम काम देखेंगे तब पहले, यानी गैमेट फॉर्मेशन का पहला स्टेप खत्म होगा, सॉरी आधा खत्म होगा, आधा फीमेल वाले में जाएंगे, फिर वहाँ देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि इसमें आया होगा, कुछ ना कुछ तो आया होगा समझ में, ठीक है। नहीं आया होगा तो एक बार क्लास ऐसे रैंडमली देख लीजिए, अगली क्लास में पुनः जब रिवाइज कराऊंगा तो सब आ जाएगा, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को मैं यही पेंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।